हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका 8 तारीख को होने वाला अर्धवार्षिक का पेपर, उसी संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो सभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए प्रत्येक अध्याय के ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि हमारे अर्धवार्षिक के पेपर में कौन कौन से चैप्टर आना है। फिर उनके अंतर्गत हम विकल्प और क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 8 तारीख होने वाले अर्धवार्षिक पेपर में आपके जो अध्याय आना है उनमें से एक है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा, और उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगें, और एक आएगा आपका तरंग प्रकाश की। तो इन 4 चैप्टर में से आपका एग्जाम होना है। तो मैं प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चनों के बारे में बता रहा हूँ, और पूरा का पूरा जो अर्धवार्षिक का पेपर है इसी वीडियो में से आएगा। तो यह वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखें और अपनी नोट कॉपी में नोट करते चलें। तो आइए चलते हैं वीडियो की और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का पहला ऑब्जेक्ट है कि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। इसके बाद नेक्स्ट है किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व किस पर निर्भर करता है? कुंडली की त्रिज्या पर। किस पर निर्भर करता है? कुंडली की त्रिज्या पर। इसके बाद नेक्स्ट है कि भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो भंवर धाराओं का उपयोग धारामापी को रुद्धौल बनाने में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। किसने की थी? फैराडे ने। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। तो किससे स्वतंत्र होता है? तो वह होता है कुंडली का प्रतिरोध से। किससे? कुंडली के प्रतिरोध से। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है स्वप्रेरकत्व का मात्रक। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला ऑब्जेक्ट है, लिखा है यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो उसका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है। तो n² के फेरों के वर्ग के समानुपाती होता है। और प्रत्येक ऑब्जेक्ट आप ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इन्हीं में से आपके रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य, एक शब्दमोत्तर सभी इन्हीं में से बनना है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो धारामापी को रुद्धौल बनाने में, चालमापी में, विद्युत ब्रेक में, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? लेंज के नियम से। किससे? लेंज के नियम अनुसार। अगला है लेंज का नियम संबंधित है तो ऊर्जा संरक्षण से। किससे? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखे हुए फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व होगा। तो 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है फेरों का वर्ग होता है। तो दोगुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से। कैसी? 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट अब इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं। तो लिखा है प्रेरित विद्युत वाहक बल खाली स्थान के कारण उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। आप लिख लें यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेरकत्व का विमीय सूत्र। तो प्रेरकत्व का विमीय सूत्र होता है ml² T⁻² और A⁻²। ये है स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र। इसके बाद नेक्स्ट है भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड पट्टलित। कैसे? पट्टलित बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है चुंबक और कुंडली के मध्य खाली स्थान गति होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो आपेक्षिक गति। कौन सी गति? आपेक्षिक गति।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है कि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान खाली स्थान के बराबर होता है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होता है। किसके? अन्योन्य प्रेरकत्व के। फिर इसके बाद कुछ हमारे मैच द कॉलम है, तो लिखा हुआ है कि चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वेबर। क्या हो जाएगा? वेबर। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट है अन्योन्य प्रेरकत्व, तो इसका हो जाएगा हेनरी। और प्रेरित विद्युत वाहक बल का वोल्ट और प्रेरित धारा का हो जाएगा एम्पियर। तो ये मैच द कॉलम आप यहाँ से इसे नोट कर लें। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, लिखा है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मूल कारण। तो यहाँ पर ये कुछ एक शब्द जैसे क्वेश्चन आ गए तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। अब इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब इसमें जो मेन प्रश्न बनना है उनको देखते हैं। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक। तो क्वेश्चन पहला है भंवर धारा क्या है, इससे क्या हानि है, इन्हें रोकने को उपाय। नेक्स्ट है कारण बताइए क्यों। पहला है प्रतिरोध बॉक्स के भीतर तार की कुंडलियों को दोहरा मोड़कर बनाया जाता है। और दूसरा व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल कुंजी तथा फिर धारामापी कुंजी दबाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखकर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है क्या भूचुंबकीय क्षेत्र कृत्रिम उपग्रह पर जिसकी सतह धातु की बनी है धारा प्रेरित करेगा जबकि चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करता है। अपने उत्तर का कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए और बताइए कि ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। इसके बाद नेक्स्ट है स्वप्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निगमित कीजिए। नेक्स्ट है भंवर धाराओं के दैनिक जीवन में कोई 3 अनुप्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट है अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, समझाइए तथा अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया है और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका सही मात्रक और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखकर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्रतिपादित कीजिए। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है लेंज का नियम लिखकर समझाइए कि इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। अगला है भंवर धारा क्या है, इससे होने वाली हानियाँ तथा उपयोग। और नेक्स्ट है भंवर धारा क्या है, समझाइए कि किसी चालक में भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। और अगला है स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताते हुए कुंडली का स्वप्रेरकत्व किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये बताना है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पूरा प्रिंट नहीं हो पाया है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक तथा धारावाही परिनालिका के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट है दो समकक्षीय लंबी परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक बताना है। और नेक्स्ट है अन्योन्य प्रेरण तथा स्वप्रेरण में अंतर। तो ये हमारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि अर्धवार्षिक में पूछे जाने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उनको देखते हैं। तो पहला है हमारा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है जनरेटर। क्या है, एसी जनरेटर। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है, तो केवल एसी को, किसको, केवल एसी धारा को गुजरने देता है। ठीक। नेक्स्ट है भारत के घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। इसके बाद नेक्स्ट है एक क्वेश्चन में हमारा रिपीटेड है, इसका ही 50 हर्ट्ज हो जाएगा। अगला है कि एक विद्युत हीटर को क्रमशः दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा से गर्म करते हैं तो दोनों धाराओं के लिए हीटर के सिरों पर लगाए गए विभवांतर समान है प्रति सेकंड ऊष्मा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक। और नहीं मिलेगा तो फिर मैं आपके लिए बताऊंगा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक ट्रांसफार्मर क्रोड में भंवर धारा न बनने के लिए क्या करते हैं, इसके क्रोड पटलित लेते हैं। कैसे लेते हैं, पटलित। ठीक।
इसके बाद नेक्स्ट है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होगा। एक पूर्ण चक्र में तो औसत मान कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के शिखर मान V0 तथा वर्ग मध्य मूल मान VRMS में संबंध होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VRMS बराबर 0.707 V0, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। अगला है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान I0 व आभासी मान IRMS में संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा I0 बराबर √2 IRMS। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक छपा हुआ है, इसका जो आएगा राइट आंसर I0 बराबर √2 IRMS। ठीक, इसमें ये आएगा इसका राइट आंसर। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक संधारित्र अपने में से गुजारने देता है केवल AC को। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में केवल L, क्या केवल L जुड़ा हो। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला है, ये कुछ हमारे एक शब्द जैसे क्वेश्चन आ गए हैं। लिखा है प्रत्यावर्ती अमीटर का पार्ट 2A है तो परिपथ में धारा का शिखर मान होगा। तो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2√2A। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य है वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। AC वोल्टेज को बढ़ाना घटाना, इतना लिखेंगे। ठीक। नेक्स्ट है, शुद्ध प्रेरकत्व और औसत व्यय शक्ति कितनी होती है। तो 0 होती है। कितनी होती है? 0। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ω/L और 1/ω/c इकाई होती है। तो की इकाई होती है, इकाई बताने तो इकाई क्या होती है? ओम होती हैं। क्या होती हैं? ओम। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्टार्टर का उपयोग चौक कुंडली के साथ करते हैं। तो नहीं करते। ठीक, असत्य हो जाएगा। सत्य असत्य आ गए हैं। अगला है, अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात XL व धारती प्रतिघात XC के मान बराबर होते हैं। तो बिल्कुल ये सत्य बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात XL अनंत होता है। तो असत्य हो जाएगा। ठीक, असत्य हो जाएगा। ठीक। इसके बाद 19 पर चलते हैं। 19 में लिखा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात सदैव 1 से कम होता है। तो असत्य बात है, नहीं होता। ठीक। अगला है, ट्रांसफार्मर क्रोड भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम करने के लिए पटलेट बनाई जाती हैं। तो सही बात है। ठीक। इसके बाद फिर हमारे कुछ मैचेदा कॉलम दिख रहे हैं, इनको देख लेते हैं। प्रेरणीय प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात क्या हो जाएगा? ω/L। क्या हो जाएगा? ω/L। और धारतीय प्रतिघात हो जाएगा 1/ω/c होता है। तो ω का मान रख दिया और c। फिर इसके बाद RL परिपथ प्रतिघात है। तो RL कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। फिर RC में तो RC कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। और LCR तो फर्स्ट वाला, ये हमारी मैचेदा कॉलम है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, लिखा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो AC जनरेटर। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिघात का मात्रक। तो प्रतिघात का मात्रक हो जाएगा ओम। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज। और अगला है परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है। तो 40 हर्ट्ज 1/2 पाई √LC, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर क्रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है। तो क्या कम करने के लिए? भंवर धारा के मान को कम करने के लिए पटलित बनाए जाते हैं। ठीक। इसके बाद अगला है अनुनाद परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान। अनुनाद परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? तो 1 होगा। कितना होगा? 1। ठीक, 1। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर को खाली स्थान परिपथ में प्रयुक्त नहीं कर सकते। तो किस में नहीं कर सकते? DC में। किस में? DC करंट में प्रयुक्त, परिपथ में प्रयुक्त नहीं कर सकते। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के खाली स्थान प्रभाव पर आधारित है। ऊष्मीय प्रभाव। किस पर? ऊष्मीय प्रभाव। और नेक्स्ट है एक शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से कला में π/2 आगे होता है या अग्रगामी होता है। ठीक। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो इस चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न उनके बारे में डिस्कस करते हैं।
तो ये दिख रहा है आपको यहाँ से प्रश्न। पहला है प्रत्यावर्ती धारा के आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल से क्या तात्पर्य है। ठीक, नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर, एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक। नागरिक विद्युत वितरण में प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, दृष्ट धारा नहीं, क्यों। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत शक्ति के परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले परिपथ में निम्न शक्ति गुणांक संप्रेषण में अधिक ऊर्जा का क्षय होता है निर्विष्ट करता है, इसका कारण बताइए। इसके बाद नेक्स्ट है कि चौक कुंडली की संरचना तथा सिद्धांत समझाइए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा नियंत्रण में इसका उपयोग स्पष्ट कीजिए। अगला है क्या कारण है कि मोटर स्टार्ट करते समय बहुत अधिक धारा लेता है लेकिन जब मोटर चलने लगती है तो वह धारा कम लेता है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को समझाकर उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर के चित्र बनाइए। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाध्य मूलमान और शिखरमान की परिभाषा लिखकर इनमें संबंध बताइए। और अगला है प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाध्य मूलमान शिखर में संबंध। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है बार्टिन धारा किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ में बार्टिन धारा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगला है ट्रांसफार्मर क्रूड पटलेट बनाए जाते हैं, क्यों। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध, प्रतिघात तथा प्रतिबाधा को समझाइए। और अगला है ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा सहित होता है, इन्हें किस प्रकार कम किया जा सकता है, ऊर्जा क्षय। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर। और अगला है ट्रांसफार्मर का वर्णन, तो ट्रांसफार्मर का वर्णन हमें निम्न बिंदुओं पर करना है। अगला है अनुनादी परिपथ क्या है, इसमें LCR विभव श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो LCR के लिए 4 हेडिंग करना है। ठीक, अगला चौक कुंडली वाला क्वेश्चन है तो उसको आप करेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सामर्थ्य शक्ति से आप क्या समझते हैं और फिर सिद्ध करना है P एवरेज वाला क्वेश्चन। ठीक, और नेक्स्ट है डायनामो क्या है, इसका चित्र बनाकर कार्यविधि लिखना है। और अगला है ट्रांसफार्मर के कोई 4 उपयोग। इसके बाद नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा का अर्थ समझाइए और इनकी मात्रा का। अगला है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े प्रेरकत्व संधारित्र, इसका सूत्र लिखिए। प्रेरक का मतलब L और C वाला क्वेश्चन हमें बताना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है Q गुणांक क्या है, इसके लिए सूत्र और अधिक होने की शर्तें। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा घटाने के लिए प्रतिरोध की अपेक्षा प्रेरकत्व अधिक उपयोगी होता है, क्यों। और अगला है एक न्यूमेरिकल दिया है, इसको आप ही सॉल्व करना है। ठीक, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल दिया है, इसका मान भी आप निकालेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं अंक प्रश्न, तो इनको आप करके देख लेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। अगला पार्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों से जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पहले उनको देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है, तो माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक। ठीक, नेक्स्ट है दूरसंचार के लिए उपयुक्त है, दूरसंचार के लिए उपयुक्त है अवरक्त तरंग। कौन सी, अवरक्त तरंग है, सॉरी दूरसंचार के लिए उपयुक्त है माइक्रो तरंग। कौन सी, माइक्रो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो इसका हो जाएगा ध्वनि तरंग। कौन सी, ध्वनि तरंग। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आविष्कारक हैं, तो कौन है, मैक्सवेल। और अगला है विस्थापन धारा निम्न में उत्पन्न नहीं होती, तो इसका राइट आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है सबसे अधिक आवृत्ति होती है, तो सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा किरणों की। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, तो त्वरित आवेश दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स हैं कि एक त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र तथा खाली स्थान में, तो इसमें जाएगा, इसमें चुंबकीय लिखा तो यहाँ जाएगा विद्युत, क्या जाएगा, विद्युत क्षेत्र। अगला है विस्थापन धारा खाली स्थान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, तो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, किसमें, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण। अगला है अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए खाली स्थान तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो अवरक्त का, किसका, अवरक्त तरंगों का। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है मानव नेत्र खाली स्थान तरंग दैर्ध्य के लिए अधिक सुग्राही है, तो इसका राइट आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी तल से ओजोन परत की ऊंचाई लगभग, तो इसका हो जाएगा 30 से 50 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का सूत्र, तो क्या होता है, C = 1/√,
म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। ठीक, इसके बाद फिर हमारे कुछ मैच द कॉलम आते हैं, जोड़ी दी हुई है, लिखा है रेडियो तरंग। तो रेडियो तरंगों में क्या हो जाएगा, इसका लास्ट वाला हो जाएगा विलियम हर्शेल। परावैगनीकरण है, परावैगनीकरण में क्या हो जाएगा, रेटर, क्या हो जाएगा, रेटर। नेक्स्ट एक्स किरण रोन्टगन। ठीक, गामा किरण बैकुरल और दृश्य प्रकाश न्यूटन। फिर इसके बाद में सत्य पूछ लिए हैं कि गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो गामा किरणों का बताना बिल्कुल सही बात है। ठीक, इसके बाद अगला है त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय। ठीक है, इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज मैक्सवेल ने की थी, सही है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है ऊष्मा संवेदन परावैगनी तरंगों द्वारा होता है, ऊष्मा की संवेदनशीलता, सही है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है विस्थापन धारा चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का कार्य करती है, तो असत्य है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है गामा किरणों की विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो गामा किरणों की विभेदन क्षमता, भेदने की क्षमता, सही है। ठीक, इसके बाद 23वां लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की सैद्धांतिक खोज किसने की थी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की सैद्धांतिक खोज। तो यहाँ से जितने भी एक शब्द वाले क्वेश्चन हैं इनको आप करेंगे, और जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलता है तो कमेंट करके बताएंगे। ठीक, अब इस चैप्टर से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो इससे जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है हर्ट्ज के प्रयोग की संरचना को प्रदर्शित कीजिए। अगला है विस्थापन धारा क्या है, समझाइए। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल दिया है, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों को परिभाषित कीजिए। ठीक, अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। अगला है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, स्पष्ट कीजिए। सूक्ष्म तथा अवरक्त तरंगों के गुण लिखिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश में निहित रंगों के स्पेक्ट्रम को समझाइए। और नेक्स्ट है पौधाघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अगला है पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ओजोन परत क्यों आवश्यक है। और नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इनकी प्रकृति कैसी होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 4 गुण। और अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 वोल्ट है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, अगला है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, विभिन्न विद्युतीय तरंगों को बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में लिखिए। ठीक, अगला है गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य किस कोटि की होती है, गामा किरणों के स्रोत का उपयोग लिखिए। और नेक्स्ट है एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य परास क्या है, इनके कोई 4 उपयोग लिखिए। ठीक, तो ये हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित प्रश्न थे। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, हमारा लास्ट चैप्टर बढ़ता है तरंग प्रकाश की। तो तरंग प्रकाश की में पहला ऑब्जेक्ट है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति से पुष्टि नहीं की जा सकती। तो क्या पुष्टि नहीं की जा सकती, प्रकाश विद्युत प्रवाह की पुष्टि नहीं कर सकते। ठीक, अगला है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो ध्रुवण, कौन, ध्रुवण। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है, क्या सिद्ध करता है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने। किसने दिया था, न्यूटन ने। ठीक, और अगला है तरंग एक स्थान दूसरे स्थान तक संचरित करती हैं, तो ऊर्जा, क्या करती हैं, ऊर्जा को संचरित करती हैं। ठीक, अगला है प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित हो जाती है, क्या हो जाती है, संरक्षित। ठीक, इसके बाद अगला है व्यतिकरण होता है, तो व्यतिकरण दोनों तरंगों में होता है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में। ठीक, अगला है प्रकाश के 2 कला संबद्ध स्रोत संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, तो इनके बीच का कलांतर होगा, तो इनके बीच का कलांतर होगा 2p, कितना होगा, 2p। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश के 2 कला संबद्ध स्रोत विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, तो इनके बीच का कलांतर 2p, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, तो अतिक्रमण को क्या कहते हैं, विवर्तन, क्या कहते हैं, विवर्तन। ठीक, अगला है व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, कैसी, समान। अगला है प्रकाश खाली स्थान का वाहक है, ऊर्जा का वाहक है, किसका, ऊर्जा का। अगला है प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन है, कौन है, न्यूटन। और नेक्स्ट है प्रकाश किरणें तरंगाग्र के खाली स्थान होती हैं, तो लंबवत होती हैं, कैसी होती हैं, लंबवत। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है पतली फिल्म
के रंगीन दिखाई देने का कारण है व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण। और नेक्स्ट है दोनों तरंगों के व्यतिकरण में खाली स्थान संरक्षित रहती है तो ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्या संरक्षित रहती है? ऊर्जा। फिर इसके बाद हमारी मैच द कॉलम आती हैं। तो लिखा है पहला कि अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 डैट डैट डैश। ठीक। नेक्स्ट है फ्रिंज चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये लैम्डा डी बटा स्मॉल डी है। ठीक, सही कर लेना। अगला है ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? म्यू बराबर 10 IP। म्यू बराबर 10 IP। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड। और अगला है समपोषी व्यतिकरण। तो समपोषी व्यतिकरण में क्या हो जाएगा? 2PN, सबसे ऊपर वाला। ठीक। और नेक्स्ट है विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण में क्या हो जाएगा? 2PN-1A वाला। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है सत्य आ गए हमारे। तो लिखा है प्रकाश के पृथक पृथक स्रोत कला संबद्ध हो सकते हैं तो असत्य है। ठीक। अगला है ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण नहीं हो सकता तो असत्य है, हो सकता है। ठीक। अगला है ध्रुवण तल और कंपन तल समांतर होते हैं, असत्य है, लंबवत होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण होता है तो सही है। ठीक। अगला है विरल माध्यम सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग कम हो जाता है, सही है। हाइगन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के विद्युत प्रभाव को समझाया जा सकता है तो सही है। ठीक। अगला है व्यतिकरण की घटना किस प्रकार के स्रोतों में संबंध है? तो कला संबद्ध स्रोतों से संभव है, कला संबद्ध स्रोत। और नेक्स्ट है एक तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कलांतर कितना होता है? तो 0 होता है। कितना होता है? 0। ठीक। इसके बाद अगला है कि यंग के दूसरे प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र। तो क्या हो जाएगा? बीटा बराबर लैम्डा डी बटा स्मॉल डी। और नेक्स्ट है कि अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत का तरंगाग्र कैसा होता है? तो कैसा होता है? समतल होता है। कैसा होता है? समतल। ठीक। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा कि क्रांतिक कोण को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो IC। ठीक। क्या हो जाएगा? IC। अब इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। तो इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न और जो कि अर्धवार्षिक में पूछे जाने हैं 100% पेपर इसी वीडियो में से आएगा आपका, इसलिए आप अच्छे से वीडियो को देखें। क्वेश्चन हमारा पहला कि व्यतिकरण क्या है, इसके एक उदाहरण लिखिए। अगला है तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है हाइगन के तरंग सिद्धांत को लिखिए। नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल दिया है, तीव्रता का अनुपात दिया है और उन्होंने बोला है कि उनकी तीव्रता का अनुपात आती है महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालना है। ठीक। नेक्स्ट है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश में अंतर। नेक्स्ट है पॉलराइड क्या है, इसके 3 उपयोग और ब्रूस्टर का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। अगला है व्यतिकरण के गणितीय विवेचन, परिणामी तरंग के आयाम के लिए व्यंजक। ठीक। नेक्स्ट है हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत और नेक्स्ट है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। अगला है प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, समपोषी व विनाशी व्यतिकरण को समझाइए। और नेक्स्ट है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। और अगला है प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, फ्रिंज चौड़ाई के लिए प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। ठीक। अगला है कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, हो गया है। अगला है विवर्तन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। और नेक्स्ट है विवर्तन किसे कहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अगला है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, समतल ध्रुवित और अर्धध्रुवित प्रकाश में अंतर। नेक्स्ट है ब्रूस्टर का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण पर आपतत होने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे पर लंबवत होती हैं। ठीक। तो इसे हमें सिद्ध करना है, बराबर में 90 डिग्री आता है, हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट है विभेदन क्षमता किसे कहते हैं, नेत्र की विभेदन सीमा कितनी है। अगला है पॉलराइड क्या है, इसकी संरचना, कार्यविधि और उपयोग लिखिए। ठीक। तो विभेदन क्षमता, तो विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। ठीक। अगला है न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत क्यों अमान्य हो गया। और नेक्स्ट है प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, बताइए। ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कला संबद्ध स्रोतों से क्या तात्पर्य है, प्रकाश स्रोतों की कला संबद्ध होने की शर्तें लिखिए और व्यतिकरण विवर्तन में अंतर। और नेक्स्ट है ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है, ब्रूस्टर का नियम लिखिए। नेक्स्ट प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, ये भी कई बार रिपीट हो रहा है। ठीक। और नेक्स्ट है प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए और व्यतिकरण में कौन कौन से प्रकार हैं समझाइए। फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल आता है, इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन और
ध्रुवण तल से आप क्या समझते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, एक संकीर्ण वृत्तीय अवरोध को दूर स्थित प्रकाश स्रोत के मार्ग में रखा जाता है तो अवरोध की छाया का केंद्र चमकीला दिखाई देता है, क्यों। तो ये हमारे इस अध्याय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं। ठीक, तो हमारे चारों चैप्टरों के क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और